इक्विलिब्रियम इन क्लासिकल मॉडल। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा? क्लासिकल मॉडल हमने पढ़ लिया था। तो बेसिकली जो हमने इक्विलिब्रियम डिराइव किया था वो ये था कि हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, कि जहाँ पे आपकी आउटपुट डिटरमिनेट होती है कि आपने प्रोड्यूस करनी है। हमने यहाँ पे लेबर लिया था और यहाँ पे आपकी आउटपुट की वाई, और हमने एक एक रिलेशनशिप इस तरह से इस्टेब्लिश किया था कि आपकी आउटपुट बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, और फिर उसके बाद डाउन होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ द पॉइंट कि इतनी आप कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन आपकी यहाँ पे हो। अच्छा, ये हमारे पास इतनी लेबर इम्प्लाई होगी, ठीक है, और ये हमारे पास प्रोडक्शन होगी इस पॉइंट पे। दिस विल बी योर टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप वाई स्टार कह दें, तो भी कह दें। और ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है। वाई इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल कांस्टेंट और लेबर एन। अच्छा, फिर आप क्या करती हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जो आपकी लेबर फोर्स है जितनी भी है, हमने यहाँ पे जब इज्यूम की थी तो वो 3 यूनिट्स हमारे पास आ रही थी। यानी 3 का मतलब है ये 3 मजदूर नहीं है, ये 300 भी हो सकती है, 3000 भी है, हो सकती है, हमारे पास लॉट्स में है। नीचे जब हम जाएंगे, अब आती है लेबर मार्केट में, ठीक है, कि ये लेबर आप जब हायर करेंगे तो कितनी हायर करेंगे, कहाँ पे लेबर मार्केट, कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगी। तो हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम है ये भी हमने इस्टेब्लिश की थी कि वी हैव सप्लाई ऑफ लेबर एंड वी हैव डिमांड फॉर लेबर, एंड दिस विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। ये हमारे पास होगी डिमांड फॉर लेबर, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगी एन, ठीक है, ये आपके पास लेबर फोर्स है, और ये आपके पास क्या है, रियल वेज, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमी में जो भी प्राइसेस होंगी उसके मुताबिक आपके पास ये इक्विलिब्रियम रियल वेज होगी, याद रखिए, ठीक है। अब ये आपके पास क्लासिकल मॉडल में ये इस तरह एम्प्लॉयमेंट जो है ना आपके पास ये आउटपुट डिटरमिनेट होती है, ठीक है, कि आप जहाँ पे लेबर और डिमांड और सप्लाई हो उतनी लेबर आप हायर करेंगे और उससे फिर आपकी जो प्रोडक्शन होगी और वो प्रोडक्शन आपकी क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। अब क्लासिकल मॉडल में एक जो एजम्पशन है वो ये है कि वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, ठीक है, कि आपके पास वेजेस और प्राइसेस दोनों क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, यानी आप उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या ये वो चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। यानी आपके पास जब प्राइसेस चेंज होंगी, ठीक है, तो आपके पास वेजेस भी है, ये भी चीज़ एक फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आप किसी एक जगह पे उसको कांस्टेंट नहीं रख सकती। उसके बाद हम जब केनीजियन मॉडल में देखेंगे तो कहते हैं नहीं जी, वेजेस और प्राइसेस हमेशा फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक है। क्लासिकल क्या इज्यूम कर रही हैं, वो इज्यूम कर रही हैं कि आपके पास वेजेस और प्राइसेस दोनों क्या हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। ये उसकी एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है, और ये एजम्पशन हम क्या कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पे हम डिराइव करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। तो अब आते हैं कि क्लासिकल मॉडल में अब हम आएंगे कि हमने जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है, वो किस तरीके से हम डिटरमिन करेंगे कि आपके पास इकोनॉमी में, ठीक है, कितनी प्रोडक्शन होगी, और अगर प्राइसेस चेंज होती हैं, ठीक है, या आप मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, या फिजिकल पॉलिसी को चेंज करते हैं, तो उसका आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। सो वी विल मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझें, दो चीज़ें, एक आपके पास रियल वेज है और एक मनी वेज है, ठीक है।
अब इसका फ़र्क आपने समझना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपकी रियल वेज चेंज होगी ना, तो उससे आपकी सप्लाई और डिमांड फॉर लेबर चेंज होगी, नॉमिनल वेजेस से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब रियल और नॉमिनल वेज को समझिए कि क्या चीज़ है, ठीक है। सपोज आपकी इकोनॉमी में कोई एक ही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, कोई सेल फोन्स है या पेन है या एप्पल्स है, जो भी है। अब हम यहाँ इज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस जो है ना आपके पास, वो क्या है, $1 है। और जो मॉनेटरी वेजेस है, यानी मनी वेज है, जो आप मजदूर को तनख्वाह दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, सपोज आपके पास जो वेज है वो W इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू $8 आपकी मनी वेज है, ठीक है। अब रियल वेज आपकी क्या होगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि रियल वेज इक्वल होता है W/P, राइट। अब क्या होगा, आप इसमें वैल्यू फीड करें तो ये आपके पास है 8 ओवर और P की जगह $1 प्राइस, तो आपके पास रियल वेज है $8। अब सपोज आपकी ये मॉनेटरी वेज डबल हो जाती है, $16 हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है वेजेस। अब ये जो आपकी वेज है ना, $8 से $16 हो गई है, याद रखिए क्या, ये मनी वेज है, ठीक है। ये क्या आपकी इंक्रीज हुई है, दिस इज इंक्रीज इन मनी वेजेस। जिस तरह हमारे यहाँ गवर्नमेंट 10% सैलरी बढ़ा देती है, अब एक बंदे की तनख्वाह 10 से 20 हज़ार हो गई है, 10 से 12 हज़ार हो गई है, ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में इंक्रीज हुई है। अब हम देखते हैं क्या, अगर तो ये है कि प्राइस इज वही $1 है, प्राइस आपकी चेंज नहीं हुई, तो फिर रियल वेज आपकी क्या बनेगी। अब रियल वेज आपकी बनेगी, ये होगी W1 और P। तो वेजेस अब आपकी हैं 16 और प्राइसेस वही 1 है, तो आपकी रियल वेज कितनी हो गई है, 16। तो ये एक्चुअली आपकी जो है ना रियल वेज है, यानी यहाँ पे रियल वेज में भी इंक्रीज हो गया। आपने क्या किया, प्राइसेस चेंज नहीं हुई, फिक्स रही, तनख्वाहें सैलरीज बढ़ गई मजदूरों की। सो दिस इज इंक्रीज इन रियल वेज। यानी अब क्या कर सकते हैं मजदूर, पहले जो $8 उनको पैसे मिलते थे, कोई वो एक चीज़ खरीदती थी जिसकी कीमत 8 थी या $1 थी, तो उसकी मदद से $8 में वो 8 चीज़ें खरीद लेते थे। अब उनकी वेज बढ़ गई है, $16 हो गई है, प्राइसेस वही $1 है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, 8 के बजाय अब 16 चीज़ें खरीद सकते हैं वो, ठीक है। तो अब जब वो 16 चीज़ें खरीद सकते हैं तो रियल वेज आपकी क्या हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है, एंड दैट इज गुड। लेकिन अगर ये हो जाए कि आपकी प्राइसेस भी डबल हो जाए, लेट्स सपोज, ठीक है, प्राइस भी इंक्रीज हो जाए, वो आपके पास क्या $2 हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, आपकी जो रियल वेज होगी वो होगी W1P1, वो हो जाएगी $16 डिवाइड बाई $2, और आपके पास आंसर क्या आएगा, 8। इसका मतलब है कि देयर इज नो इंक्रीज इन रियल वेजेस। यानी अगर प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई हैं, डबल हो गई, आपकी वेज भी डबल हो गई लेकिन प्राइसेस डबल हो गई हैं, तो नॉमिनल आपकी वेज बढ़ी है, 8 से 16 हो गई, लेकिन रियलिटी में आपकी वेज में क्या है, चेंज नहीं है, वो वही 8 आप, क्योंकि पहले भी आप 8 चीज़ें खरीद सकते थे तनख्वाह से, सैलरी से, अभी आप चीज़ें 8 ही खरीद रहे हैं, अगर नॉमिनल टर्म्स में वो इंक्रीज हुई है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर will change only when the real wage changes। और सिमिलरली आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है ना एन, वो भी नॉमिनल चेंजेस पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है, ठीक है, कि अगर आपके पास रियल वेज इस तरह हो जाए कि प्राइसेस चेंज नहीं हुई और आपकी वेजेस बढ़ जाएं, तो दैट्स गुड साइन। या ऐसे हो जाए कि आपकी वेजेस भाई $8 है लेकिन प्राइस $1 से कम हो कि $0.50 हो जाए, प्राइसेस कम हो जाए, फिर भी आपकी रियल वेज इंक्रीज करेगी, फिर उसको जो है ना आपका लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड जो है ना वो क्या करेगा, रिप्लिकेट, उसको इफेक्ट उसके ऊपर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है, रियल वेज का और नॉमिनल वेज का,
ठीक है। अब ज़रा आते हैं एक और चीज़ की तरफ, और हम कहते हैं एक और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और उसके पास एग्रीगेट डिमांड। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने कल सारा कुछ पढ़ा था इसका। ये जो क्लासिकल मॉडल में इक्विलिब्रियम है आपके पास लेबर मार्केट में, कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल है और आपके पास ये लेवल ऑफ आउटपुट है, और एन जो है ना आपके पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, जितनी आपने लेबर फोर्स की एम्प्लॉय किया है। अब ये जो बात मैंने किया रियल वेज और नॉमिनल वेज के दरमियान में फ़र्क जो आपको बताया, ये आपको समझना ज़रूरी है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले। इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आई। काइंडली प्लीज, एनी क्वेश्चन? निम्रा, नासिर, कोई सवाल किसी का? नो सर। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जरा आते हैं इसकी तरफ। अ, जो दूध जी, किसी का सवाल है कोई? एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब आते हैं हम इसकी तरफ, इसको इरेज करते हैं फिर। अ, हाँ, अब समझे क्या होगा। अब ज़रा हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, और वो ये है कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम एंड मनी वेजेस। अब ज़रा देखिए इसको, एक तो वही पुराने डायग्राम में बना लेता हूँ एक दफ़ा। ये रियल वेज है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है, और डिमांड फॉर लेबर है। और ये आपके पास इक्विलिब्रियम रियल वेज है। मार्केट यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, और ये हम इतनी लेबर क्या कर रहे हैं मार्केट में, ये आपके पास एन स्टार जो है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम है लेबर मार्केट में, ठीक है। अब याद रखिए, अगर आपकी रियल वेज जो मैंने बताया था ये कहीं चेंज हो तो फिर आपकी सप्लाई और डिमांड जो है ना वो चेंज होगी, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब ज़रा हम आते हैं नॉमिनल, एक और नीचे डायग्राम बना लेते हैं। एन वेजेस जीरो। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू लिखा है, याद रखिए ये सिर्फ नॉमिनल वेज है। अब यहाँ पे क्या है, रियल वेज, यहाँ पे क्या है, नॉमिनल। मॉनेटरी टर्म्स में अगर आपकी वेज रेट क्या होती है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अब ज़रा मैं इधर एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब जो हम इज्यूम कर रहे हैं प्राइस लेवल की $1 की प्राइस है,
तो मार्केट में फॉर एग्जांपल प्राइस $1 है, एक गिवन प्राइस लेवल है जो भी है वहाँ पे जो चल रहा है, जो कीमतें हैं उसी कीमत पे हमारे पास लेबर मार्केट यहाँ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये रियल वेज आपके पास जो भी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वेज रेट यहाँ पे $8 है और प्राइस जो है हमारे पास $1 है, तो आपके पास रियल वेज कितनी होगी, वो भी बराबर होगी 8 की। और यहाँ पे W1 की वो क्या होगी, वो आपके पास है $8। यहाँ हम प्राइस नीचे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब ज़रा देखें होता क्या है। सपोज जब महंगाई आती है, इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, तो होता क्या है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है, एट प्राइसेस इक्वल्स P1 लेबर मार्केट is in equilibrium. Suppose prices increases. अब कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक है, क्या हुआ, कीमतें बढ़ गई हैं। सपोज देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, सो व्हाट विल हैपन, ओके, होगा क्या जब प्राइस बढ़ेगी, राइट। तो अब देखिए अब जरा देखिए, अब क्या हुआ जब प्राइस इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, तो अब देखिए कीमतें बढ़ी हैं, तो कीमतें बढ़ने से क्या होगा आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए, राइट, व्हाट विल हैपन, ओके, शॉर्ट टाइम के लिए जब प्राइसेस बढ़ी, वेज रेट आपका अभी फिक्स है वही $8 है, अब प्राइसेस बढ़ी $2, वेज आपका वही है $8, अब क्या होगा रियल वेज को 8 डिवाइड बाई 2 4, रियल वेज क्या हो गया है, वो डिक्रीज हो गया है। रियल वेज डिक्रीज होने से क्या होता है, याद रखिए, जब रियल वेज आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो हमने पढ़ा था कि आपकी क्या होगी, सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगी, डिक्रीजेस। अब क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीज हो गई है, तो एन एस कर्व जो है शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है, वो किस तरफ चली जाएगी, वो आपकी जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। अब वो लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट हो जाएगी, कैसे देखें, ये नई प्राइस टेबल है, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ, यानी आपकी लेबर सप्लाई क्या हो गई है, वो कम हो गई है। अब जरा देखें, लेबर सप्लाई कम होने से क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जब आपका रिप्लाई जो है ना जो है ना वो कम हो जाएगा, ये माइक ऑफ कर दे, किसी का माइक ऑन है प्लीज काइंडली, ये किसी का माइक ऑन था, ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड दैट विल क्रिएट शॉर्टेज, राइट। तो सप्लाई ऑफ लेबर कम हो गई है, देखिए डिमांड तो कर्व वही है पुराना, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या हो गई, लेबर सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। जब लेबर सप्लाई कम हो गई है तो उसका असर क्या होगा, ठीक है, एक मिनट, अब देखिए क्या हुआ कि आपके पास सपोज अगर आप पुरानी उस पे हैं, सॉरी, ज़रा देखिए ना, ये नया सप्लाई कर रहा है,
डिमांड कर्व आपका वही है, डिमांड आपकी यहाँ पे है 3 पे, सप्लाई अब क्या होगा, ये डिमांड है आपकी, ये आपका नया कर्व है ना। वेज रेट अगर आपका वही Y1 रहे, यही $8 रहे, तो $8 पे ये आपकी सप्लाई है लेबर की, यानी एक वर्कर ही आपको अवेलेबल है इस वेज रेट पे। क्योंकि कीमतें ज़्यादा हो गई हैं, मजदूरों को पता है कि इस मजदूरी में अब हमारी जो सैलरी है इसमें गुजारा नहीं हो रहा, तो वो ज़्यादातर लोग हैं जो काम करना चाहते थे वो अब नहीं आते, कहते हैं यार इतनी कम सैलरी मिल रही है, इसमें तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा, तो लोग लेबर के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, बट विल हैपन, शॉर्टेज हो जाएगी। अब क्या करेगा फार्म, उसको तो मजदूर चाहिए। सो व्हाट दे विल डू, दे विल बिड, व्हाट विल हैपन, दे विल बिड, दे विल इंक्रीज वेज रेट। ठीक है, वो क्या करेंगे, हमने कहा ना वेजेस फ्लेक्सिबल है, जब मजदूर नहीं मिलेंगे तो आपने क्या करना है, मजदूरों को तो हायर करना है, तो आप क्या करेंगे, इस वेज $8 पे अब आपके पास नहीं आ रहे लोग, तो हर फर्म करेगा, कोशिश करेगा कि वो क्या करे कि मजदूर उनके पास आए। तो मजदूर उनके पास कैसे आएंगे, जाहिर है वो कहेंगे नहीं हम 8 के बजाय आपको 9 देते हैं, हम 9 के बजाय आपको 10 देते हैं, हम 10 के बजाय आपको 20 देते हैं। सो दे विल इंक्रीज देयर वेजेस। ठीक है, वेजेस आपके पास क्या करेंगे, दे विल डिमांड विल बिट अप। ठीक है, और वो क्या करेंगे, डिमांड इंक्रीज कर देंगे लेबर फोर्स की एट P2, और आपके पास मार्केट वहां पे इक्विलिब्रियम में दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि प्राइसेस बढ़ी, प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ बच्चों, कि मजदूर की जो रियल वेज थी ना, जो वो जाके बाजार में चीज़ें खरीदता है, वो पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद रहा, उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो वो काम पे नहीं जा रहा, वो कहता है तो मसला है इसमें गुजारा नहीं हो रहा, ज़्यादा मजदूर नहीं आ रहे काम के लिए, दिहाड़ी के लिए, तो वो क्या करते हैं कि फर्म वाले फिर ज़्यादा वेजेस हायर करते हैं, डिमांड बढ़ा देती है अपनी लेबर की, डिमांड कर वापस शिफ्ट हो जाता है, आपकी इक्विलिब्रियम वापस आ जाती है 3 वर्कर पे, और रिजल्ट क्या होता है कि आपका मनी वेज जो है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी वो जो पहले $8 था वो बढ़ के कितना हो जाता है, 16। अब देखिए प्राइसेस बढ़ी थी, वेज था $8, तो रियल वेज आपका क्या हो गया था, कम। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, लेफ्ट क्रिएटिंग एक्सेस डिमांड, क्योंकि इस पॉइंट पर दैट इज लेबर की जो सप्लाई है वो कम है लेबर की डिमांड से, इसका क्या होगा, वेजेस विल राइज टू $16। जब $16 बनेंगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा, दैट इज रियल वेज को आप देखिए कितना हो जाएगा, $16 डिवाइड बाई $2। प्राइसेस तो बढ़ी थी ना, वेजेस भी बढ़ गई हैं, आपका एक रियल वेज क्या है, वापस आ गया है जो पहले जितना था इतना, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट उसी जगह पे रही, मार्केट में उतनी ही लेबर फोर्स है, इस डिमांड पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गई मनी वेजेस के हवाले से, यानी प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, मजदूर ज़्यादा तनख्वाह डिमांड करेंगे, कहते हैं इसमें हमारा गुजारा नहीं होता वरना हम काम नहीं करते, जब वो काम नहीं करेंगे तो फर्म मजबूरी के तौर पर उनको क्या करेगी, वेजेस इंक्रीज करेगी। जिस तरह पिछली देखिए गवर्नमेंट में क्या हुआ, बजट जब आ रहा था सारे सरकारी मुलाजिमीन क्या थे, सड़कों पे थे, वो कह रहे थे हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं और हमारी सैलरी उतनी रुकी हुई है, तो हम अपनी सैलरी से उतनी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं जितनी महंगाई है, तो हुकूमत को मजबूरन बजट में सैलरीज बढ़ानी पड़ी। तो ये जो है ना, ये फ्लेक्सिबल जो है ना वेजेस और प्राइसेस का कमाल है कि आपके पास चूँकि लेबर है ना वो कितनी रही, पुरानी जितनी पहले थी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब ज़रा देखिए जो प्राइस इंक्रीज है ना, ये क्या है, नॉमिनल वेरिएबल है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, आपके पास क्या होगा, आउटपुट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, आपके पास प्राइसेस बढ़ी, साथ साथ वेजेस बढ़ गई, पहले जितने मजदूर काम कर रहे थे उतने मजदूर अब काम कर रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर वो जो दूसरा डायग्राम है वो वाला यहाँ पे बना दें, जो कि
ये वाला हमारे पास था, एक मिनट, ये वाला, ये, तो इसमें कोई चेंज नहीं आई, ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे मार्केट में हो गई है। आपके पास जो आउटपुट था वो इसी जगह पे था, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस यहाँ पे देखिए ये मजदूर है कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे एक कर्व डाल दें, ये आपकी आउटपुट हो जाएगी। और ये आपके पास प्राइस लेवल पी वाई। अब देखिए जो आउटपुट है यहाँ पे जितनी भी है, सपोज उसको हम कोई जाहिर कर दे कि आपके पास जो है ना 10 यूनिट है, लेट सपोज इसको नीचे दिया, इसको हम यहाँ पे शो कर दें कि आपकी आउटपुट 10 थी जब आप 3 मजदूर यूज कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस लेवल कोई भी थी, जस्ट अ मिनट, जब प्राइस P1 थी तो आपकी ये आउटपुट थी। अब प्राइसेस बढ़ी, ठीक है, क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गई, जो यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस कितनी हो गई, P2। लेकिन आपने देखा कि प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ, आपकी लेबर की एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। आप पहले भी 3 मजदूर यूज कर रहे थे, अभी भी 3 मजदूर यूज कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ी तो साथ साथ वेज रेट एक बढ़ी, वेज रेट बढ़ी तो आपकी टोटल एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आया। प्राइसेस बढ़ने से कुछ अर्सा मजदूरों की शॉर्टेज रही, मजबूरन फर्म्स को वेजेस बढ़ानी पड़ी, जब वेजेस बढ़ी इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर हो गई, लेकिन आपकी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, वही 10 की 10 रही। अगर ये दोबारा इस तरह होता है कि प्राइसेस मजीद बढ़ती है, फिर क्या होगा, फिर मजदूर करेंगे, हमारा गुजारा नहीं होता, फर्म्स को दोबारा वेजेस बढ़ानी पड़ेगी और आपके पास क्या है, टोटल एम्प्लॉयमेंट उतनी ही रहेगी। तो प्राइसेस चाहे जितनी भी बढ़े, आपकी जो टोटल आउटपुट है वो आपके पास क्या है, सेम है। तो ये जो आपके पास कर्व बनेगा, ये क्या बनेगा, जो भी प्राइस लेवल है आउटपुट आपकी सेम है, ये हमारे पास जो प्राइस और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप है, इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई या जो टोटल आउटपुट है इकोनॉमी की, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देयर इज नो चेंज इन टोटल आउटपुट। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लासिकल मॉडल्स में क्या होता है कि क्लासिकल मॉडल्स में ये हमने डिराइव कर लिया यहाँ पे किसको, वी हैव डिराइव्ड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। Aggregate supply is vertical in classical model. Changes in nominal variables like prices, money supply have no effect on output. ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये इस तरह वर्टिकल होगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो भी प्राइस लेवल हो उसके मुताबिक वेजेस एडजस्ट हो जाती हैं और आउटपुट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। तो ये हमारे पास है क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो कि हमने यहाँ पे इसको डिराइव कर लिया है, ठीक है। इससे आगे क्लास में यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो 5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा इसकी बाकी इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ इस मीटिंग को स्टॉप करते हैं, 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कीजिएगा प्लीज़।